2013 की आपदा हमने देखी, रौंठी ग्लेशियर टूटा, ऋषिगंगा वाली आपदा, इसके बावजूद भी सबक नहीं लिया गया है। आज जोशीमठ बर्बाद होने की कगार पे। बुढ़ापा अवस्था में हमारी बेइज्जती होनी थी बहुत ज्यादा। हम अब जोशीमठ छोड़ के काके नहीं जाना। जोशीमठ आपदा की जो परिस्थिति आन पड़ी है, लगभग हफ्ते भर से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई रोड मैप हमें नज़र नहीं आ रहा है। नहीं विस्थापन को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो पाई है, मुआवजे को लेकर के भी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इन तमाम असल मुद्दों को जानने की हम कोशिश करेंगे। भाकपा माले के नेता इंद्रेश मैखुरी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत ही विकट परिस्थिति है सर। निश्चित ही ये बहुत विकट परिस्थिति है। इस समय तो लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है और इस पूरे शहर के भी अस्तित्व का सवाल है। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि ये शहर रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये जो नुकसान हो गया है वो इर्रिवर्सिबल है, उसको वापस नहीं लौटाया जा सकता। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकले, कोई सूरत बने जिससे कि फिर ये शहर आबाद रह सके, लोग आबाद रह सकें। और ये जो स्थितियाँ पैदा हुई, असल में सवाल तो ये है कि ऐसे हालात हुए क्यों। तो 1-1.5 साल से, तो 1 साल से करीबन 14 महीनों से ये बात लगातार जोशीमठ क्षेत्र के लोग, खासतौर पर यहाँ जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक हैं अतुल सती, तो वो तो लंबे अरसे से ये बात कह रहे थे कि भाई जोशीमठ में दरारें पड़ रही हैं, जोशीमठ धंस रहा है, दरक रहा है। उसके बाद लोगों के साथ वो आंदोलनात्मक रूप में भी प्रशासन के पास गए। फिर उन्होंने अपनी तरफ से भूवैज्ञानिकों को बुला करके सर्वे कराया। फिर सरकार की कमेटी आई, सरकार की कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। उसके बाद जाकर के आपदा प्रबंधन के सचिव से भी मिले और वो सेक्रेटरी साहब ने उस समय कहा कि हाँ, मैं कुछ दिन में जोशीमठ आता हूँ। और अगस्त में ये मुलाकात हुई और वो जो है 6 महीने उसके बाद तो नहीं दिखाई दिए। तो सरकार का जो पूरा तंत्र है वो या तो आपदाओं को इतना बड़ा बना देना चाहता है, जैसे बड़ी परियोजना, बड़ा कमीशन, वैसे ही लगता होगा कि बड़ी आपदा बड़ा अवसर, तो इसलिए उस आपदा के स्केल को इतना बढ़ा दीजिए कि लोग भी हाहाकार कर सकें, चारों तरफ हाहाकार मचे, और तब आपको मन मर्जी से जैसा चाहें पैसे की बंदर बांट हो सके, जैसे चाहें संसाधनों की बंदर बांट हो सके। आप देखिए तो अभी तो हम लोग देख करके आ रहे हैं कि भाई ऋषिकेश का एसडीएम भी यहाँ है, दूसरी जगह का कोई और भी यहाँ है। तो एक तरह से अफसरों का भी आपदा पर्यटन है। तो ये आपदा की मार यहाँ झेलेंगे और जिन जगहों के अफसर यहाँ सब डिप्यूट कर दिए गए वो भी झेलेंगे। एक जिले में पर्याप्त प्रशासनिक अमला होता है अगर वो ठीक से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करे, और ये तो दिखाई दे रहा है कि ठीक से प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन तो नहीं है, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार। तो जब ये सब दिखाई दे रहा है तो इस सारी भीड़ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ कि भाई आपदा को इतना बढ़ा दीजिए कि फिर उसमें जो अवसर निकालना है तो वो अवसर निकल आए। ये जोशीमठ को लेकर के जो है तमाम इससे पहले भी स्थितियां जो हैं भूवैज्ञानिकों ने स्पष्ट करी। इससे पहले जो है हम चाई गांव यहीं पे बगल में है, वो भी हम लोगों ने देखा। अगर जेपी के प्रोजेक्ट को लेकर के भी बात करें तो उस वक्त भी ये तमाम, चाहे हाथी पर्वत यहाँ दरक रहा था। उसके बाद एनटीपीसी की इस परियोजना को लेकर के तक उसका विरोध हुआ। देहरादून में जाके जो है इन्हें इसकी शुरुआत को लेकर के जो है वहाँ इन्होंने इसकी शिला धरी। तो सरकार जो है वो विकास जो एक किस्म से एक पर्दा करने की कोशिश करती है कि विकास विरोधी छवि बनाने की कोशिश करती है। ये तमाम परिस्थितियां हर बार वही चीज़ हमें फिर लौट करके देखने को मिलती हैं। देखिए ये मूल प्रश्न यही है असल में कि ये विकास जो है, या ये जो विकास के मॉडल का सवाल है, असल में तो सारी बात इसी में निहित है। क्योंकि अगर कुछ दिन से अगर आप देखेंगे तो इस जोशीमठ में तकरीबन सारे लोग कह रहे हैं कि भाई एनटीपीसी की जो परियोजना है वो जिम्मेदार है। और मैं चूंकि उस प्रक्रिया के साथ अतुल भाई के साथ जुड़ा रहा हूँ 2002-3 से लगातार मैं यहाँ आता रहा हूँ, तो पिछले 20 बरस में भी उस परियोजना के संदर्भ में उसको मैं देखता रहा हूँ। तो पहली बार 2004-5 के बाद जब बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये परियोजना तो बंद होनी चाहिए, सारे लोग। तो लेकिन सरकारी अमला, सरकार
उसके प्रशासनिक मशीनरी, उसके आपदा प्रबंधन के सचिव, वो बड़ा जोर दे करके करेंगे नहीं अभी ऐसा कोई इंडिपेंडेंट स्टडी, ऐसी कोई स्टडी तो नहीं है जो बताए कि परियोजना दोषी है, जबकि ऐसी इंडिपेंडेंट ढेरों स्टडीज हैं। हाँ, मिश्रा कमेटी तो उससे पहले का ही मामला है। मिश्रा कमेटी के हिसाब से तो ये निर्माण होना ही नहीं चाहिए था, इतनी बड़ी परियोजना बननी नहीं चाहिए थी, जेपी की परियोजना भी नहीं बननी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये बताती हैं, इंडिपेंडेंट स्टडीज, कि ये परियोजना नुकसानदायक है। यहाँ तक कि जो सरकार की कमेटी में यहाँ आए डॉक्टर पीयूष रौतेला, तो 2010 में डॉक्टर MPS बिस्ट के साथ उनका रिसर्च पेपर है जिसमें वो बहुत ही आक्रामक भाषा में लिखते हैं कि ये हमारे पानी जैसे संसाधन को ये परियोजना बर्बाद कर रही है, लगभग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसमें। तो ऐसा तो नहीं है। तो ये जो विकास का मॉडल है असल में ये विनाशकारी विकास का मॉडल है। तो लोगों को विकास विरोधी, तो आमतौर पर बड़े आसानी से कुछ लोग कह देते हैं कि भाई ये जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं तो विकास विरोधी हैं। और उसके साथ साथ एक डायलॉग आप बहुत कॉमनली सुन सकते हैं, लोग कहते हैं कि विकास होगा तो कुछ नुकसान तो होगा ही, लेकिन सवाल ये कि विकास किसका होगा और नुकसान किसका होगा। तो विकास जिनका हो रहा है उनका तो है, और नुकसान हमेशा आम लोगों का होगा जिनको कि ये विकास का सपना दिखाया जाता है। हमेशा वही उस विकास के नाम पर होने वाले विनाश की मार झेलते हैं, वही सबसे कम जिम्मेदार हैं इस बात के लिए कि इस तरह की परियोजना बन रही है। जोशीमठ के लोग तो जिम्मेदार नहीं है, उन्होंने तो तय नहीं किया, उन्होंने तो नीति नहीं बनाई, या चाई के लोग तो नहीं जिम्मेदार थे 2007 में। तो वो जो नीति बनाता है वो हमेशा उस विकास का भी फायदा उठाता है, और विकास के बाद वो जो विनाश होता है उसका लाभार्थी भी वही होता है। और आम जनता वो हमेशा रिसीविंग एंड पर एक तरह से होती है, वो हमेशा भुगतती है, झेलती है। तो ये विकास को भी नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है कि ये किसका विकास है। तो जिनका विकास है वो अगर हमको कहें कि भाई आप विकास विरोधी हैं तो ठीक ही है, उनके विरोधी तो हमें ही हैं, उनके लुटेरे विकास के विरोधी हैं। उनका जो आक्रमणकारी विकास है, ये आक्रांता किस्म का विकास का मॉडल है जो प्रकृति पर हमला बोलता है, पर्यावरण पर हमला बोलता है, संसाधनों पर हमला बोलता है, उनको तहस नहस करता है और एक तरह से उनको जीतना चाहता है। विजेता भी बनने का बोध उसमें दिखाई देता है कि वो प्रकृति को जीत लेना चाहता है, और प्रकृति रिटेलिएट करती है और फिर भी बचा रहता है, नुकसान फिर आम लोग झेलते हैं उसका। इन तमाम विकट परिस्थितियों के बीच में एक चीज़ ये भी देखने को आई कि नीचे से जो है इसी जोशीमठ की जड़ें काटने की कोशिश हुई। एक बाईपास के लेकर के ऊपर आंदोलन चल रहा है और मकानों को जो है वो डिमोलिश करने से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर के प्रशासन बातें कर रहा है, और नीचे से उसी जो ये पूरा का पूरा शहर है उसकी जड़ें खोद दी गई। हाँ, वो जो बाईपास बनाने की प्रक्रिया थी दरअसल, तो NTPC की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना और उस बाईपास ने यहाँ जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान की गति को तेज कर दिया, उसको कई गुना बढ़ा दिया, वरना उसकी गति हो सकता है कि थोड़ा कम रहती। ये ठीक है कि अनियोजित निर्माण था, भारी निर्माण है, बहुत आबादी बढ़ गई है, ये सब अलग अलग बातें हैं। ड्रेनेज नहीं है, तो असल में ड्रेनेज भी नहीं है तो ये भी तो सरकार प्रशासन का ही किसका काम है? लोग थोड़े ड्रेनेज का इंतजाम कर पाएंगे या सीवेज का इंतजाम। बड़े होटल बने उसके लिए जिम्मेदार कौन जिम्मेदार है? तो वो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, यानी कि जो विकास प्राधिकरण है, जो शहरी विकास का विभाग है, जो तहसील है, जो नक्शा विभाग पास करने वाले तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं? तो असल में तो वो जेब गर्म करने के निकाय हैं, उनका काम सिर्फ जेब गर्म करने की व्यवस्था करना है। तब आप कुछ भी नक्शा पास करा सकते हैं, कैसा भी नक्शा पास करा सकते हैं, और कैसा नक्शा पास करा करके कैसा भी बना सकते हैं। ये इस बात के उदाहरण तमाम पूरे प्रदेश में बिखरे पड़े हैं। तो असल में ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में लोगों का जिस तरह का नुकसान हो रहा है, तो ये तो समझने की बात है कि वह हमको अगर शहर बसाना है तो कैसा शहर बसाना है, हम कैसे करके उसको बसाएंगे, उस शहर की कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, उसकी वहन करने की क्षमता कितनी है, भार वहन करने की कितनी क्षमता उस शहर की है। लेकिन इसके साथ फिर दूसरा सवाल है कि भाई लोग शहर आ क्यों रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में? तो शहर इसलिए आ रहे हैं कि भाई गांव में स्कूल नहीं है, गांव में अस्पताल का इंतजाम नहीं है, गांव में दूसरी तीसरी व्यवस्थाएं नहीं है। तो 22-23 साल के राज्य में हम यही कर पाए कि हमने कुछ शहरी केंद्रों को बेतरतीब तरीके से बसने दिया। हमारी सरकारों ने, नीति बनाने वाले लोगों ने बेतरतीब तरीके से वो शहरी केंद्र बसे
और फिर जब वो बेतरतीबी और उनका विकास मिला जुला करके उनकी तबाही करेगा तो लोगों पर आरोप मढ़िए, कहिए कि तुम आए ही क्यों शहर में, तुमने मकान बनाया ही क्यों ऐसा। और यहाँ पे एक चीज़ जो है ये हफ्ते भर में हमें देखने को मिल रही है कि मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं विस्थापन को लेकर के, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जबकि हमारे सामने जो है इससे पहले ऐसा नहीं है कि हमने टिहरी को विस्थापित इस ये 22 सालों के भीतर ये तमाम चीज़ें हुई हैं। उत्तरकाशी में जो वर्णावत वाला जो पूरा का पूरा सिनेरियो हमारे सामने आया था कि जिसमें वहाँ पर पे लोगों को वहाँ भी मुआवजे समेत ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अभी तक जो है हफ्ते भर से ज़्यादा समय हो चुका है, ना रेट फिक्स हो पाया है, कौन कहाँ रहेगा, और ये तमाम विरोधाभास भी जो है वो बयानों में आ रहे हैं। देखिए इसमें दो पहलू इसके, एक तो मुख्यमंत्री या ये जो सरकार है, कहने को ये डबल इंजन की सरकार है, तो इंजन भले ही डबल हो, रिमोट कंट्रोल इसका एक ही है, तो दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलता है खिलौना, जितनी चाबी भरी मोदी जी ने उतना चले खिलौना, तो खिलौना दिल्ली के चाबी से चलता है और उसको उस खिलौने को अपने आप कुछ नहीं बोलना है, वो वहाँ बोलेंगे भी वही। तो इसलिए ये हुआ कि भाई मुख्यमंत्री जी से लोगों ने देहरादून में पूछा जब ये सब शुरू हुआ कि आप क्या कर रहे हैं जोशीमठ के बारे में, तो उन्होंने कहा मैं जोशीमठ जा रहा हूँ। जब वो जोशीमठ आए तो यहाँ संघर्ष समिति का जो डेलीगेशन उनसे मिला, उसने पूछा डेलीगेशन ने कि आप हमारे लिए क्या घोषणा करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मैं देहरादून जा करके मीटिंग करूंगा। तो देहरादून में कहिए कि जोशीमठ जा रहा हूँ, जोशीमठ कहिए कि देहरादून में फैसला करूंगा। तो ये जो नीतिहीनता एक तरह से है, नीति बनाने का साहस भी नहीं है, नीतिगत फैसले लेने का साहस नहीं है, उसके लिए वहां दिल्ली का मुंह ताक रहे हैं, दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। तो एक पहलू तो इसका ये। दूसरा जो पूरी ये, और कल जो शासनादेश भी जारी हुआ है, वो शासनादेश देखिए बहुत ही हास्यास्पद है। मीडिया तो एकदम प्रचारित कर देता है कि इतने की घोषणा हुई, ये हुआ। आप इतने लंबे अरसे के बाद, इतने समय से ये प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद आप कल एक चिट्ठी लेकर के आए, कह रहे हैं 1 लाख रुपया ले लो और 50,000 रुपया सामान हटाने का ले लो, और ऐसा है कि फिर जब नीति हम बना देंगे सेटलमेंट तो तब इसमें एडजस्ट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नीति अभी कोई नहीं। इतने दिन से आप कर क्या रहे थे? आपने तो एक विदेशी कंपनी भी हायर कर रखी है नीति बनाने के लिए, जिसको ठेका दिया है कि भाई जीडीपी बढ़ाएगी राज्य की, जिसने वो अभी कुछ दिन पहले मसूरी में सम्मेलन कराया ब्यूरोक्रेट्स का, जिसकी कई सुर्खियां आती रही। तो आप कर क्या रहे थे इतने दिन से, अगर आपसे नीति भी नहीं बनती तो ये जो एक तो नीतिहीनता है। दूसरा, इस जिले की अपनी एक समस्या है। इस जिले की समस्या है इस जिले के जिलाधिकारी, जिनका कि लोगों के साथ संवाद करने में विश्वास ही नहीं है, लोगों से बात करने में उनका भरोसा नहीं है, या हो सकता है कि उनको ये आत्मविश्वास ना हो, ये कॉन्फिडेंस ही ना हो, उनकी पर्सनालिटी का ये प्रॉब्लम हो, कि उनकी पर्सनालिटी में दिक्कत हो। मैं नहीं जानता कि क्यों है ऐसा, लेकिन ये परेशानी उनके साथ है कि वो लोगों से संवाद नहीं करते। तो जब संवाद नहीं करते तो तब ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा होती है। भाई आप किसी का, मान लीजिए कि आपको चीज़ें डिसमेंटल करनी है, ज़रूरी है, मान लीजिए कि ये बहुत ज़रूरी था, लेकिन आप कम से कम लोगों से संवाद करेंगे, उनको विश्वास में लेंगे, क्योंकि आप अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने नहीं जा रहे थे, ये अतिक्रमण तोड़ने नहीं जा रहे थे कि आप गए जेसीबी लेकर के और तोड़ देंगे। ये तरीका नहीं है, ये गलत तरीका अपनाया गया। तो ये जो दो पहलू इसके हैं, एक तो ऊपर चाबी से चलने वाली रिमोट दिल्ली में रखा हुआ है, इसलिए वो जितना चलाते हैं उतना चल देते हैं। दिल्ली से इंस्ट्रक्शन हुआ होगा कि रात जोशीमठ के पीड़ितों के साथ गुजारो, तो वो चले आए उठ करके अचानक से हेलीकॉप्टर से, और इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। स्टार्टिंग से ही जो है फोटो सेशन और ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों को, वो चाहे इसके बीच में हमने अजय भट्ट का दौरा देखा हो, इस बीच में चाहे जितने भी मंत्री विधायक प्रदेश अध्यक्ष इनके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये एज ए न्यू टूरिज्म जो है स्पॉट के तौर पर पे पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल कर रही है। ये देखिए, आपदा पर्यटन एक तरह का हो गया है, और उसमें चूंकि ठोस रूप से कार्रवाई तो नहीं करनी है, ठोस रूप से कोई कदम नहीं उठाना है। कल भी जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि विकास की गति बहुत तेज हो गई, थोड़ा धीमी करनी पड़ेगी। कैसे, मतलब क्या तरीका है, किसके पास कौन सा गियर है वो, जिस गियर से आप, मतलब गाड़ी चौथे गियर में चल रही है, और तीसरे गियर में डालेंगे कि दूसरे गियर में डालेंगे कि फर्स्ट गियर में डालेंगे, कैसे, क्या नापने का मीटर है कि विकास की गति बहुत तेज हो गई, उसको थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। तो ये सब लफाजी है, फोटो सेशन है,
और आप देखें तो भाई पिछले 22-23 साल से जो राजनीतिक पार्टियां इस प्रदेश की सत्ता में रही, इस विनाश को इस राज्य पर लादने के लिए दोनों बराबर के साझेदार हैं, बराबर के जिम्मेदार हैं। वही आज भले कांग्रेस कुछ भी कहे, हाँ, कुछ भी परियोजना तो उनके समय शुरू हुई। जिस बात का आपने जिक्र किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ लोग विरोध कर रहे थे, तो परियोजना का यहाँ 3 बार तैयारी हुई शिलान्यास करने की। और एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना का एनटीपीसी की परियोजना है, 3 बार उसका शिलान्यास करने की कोशिश यहाँ हुई जोशीमठ में, और 3 बार में नहीं हो पाया। तो चौथी बार में देहरादून में रेंजर्स ग्राउंड में, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर रेंजर्स ग्राउंड में उस समय के जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे PM सईद साहब, और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, उन्होंने शिलान्यास का पत्थर वहां रेंजर्स ग्राउंड में रख दिया जोशीमठ का। तो जोशीमठ की तबाही का पत्थर जो है देहरादून में रखा गया। जोशीमठ वालों ने उस समय भी तबाही का पत्थर यहाँ नहीं रखने दिया था। तो तब से और आज तक सब उस परियोजना के लाभार्थी रहे हैं, और आज के दिन पर फोटो सेशन इसलिए करना है ताकि बाकी सारी चीजों पर ध्यान हटे। परियोजना भारत सरकार की है, केंद्र सरकार की कंपनी बना रही है। ये भी हैरत की बात है कि भाई कोयले से बिजली बनाने वाली कंपनी जल विद्युत बना रही है, जिसका नाम थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, जिसका नाम ही थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, वो हाइड्रो पावर बना रही है ना। तो वो बना रही है, और रोकने का जिम्मा किसका है? भारत सरकार की परियोजना जो है एक थानेदार रोकेगा, थानेदार की जिम्मा है कि वो रोके। अब उस बेचारे को तो पहले होटल गिराने जाना है, वो कहाँ से रोकेगा परियोजना? और परियोजना रोकेगा तो कल सुबह तक थानेदार नहीं रहेगा, बदल जाएगा वो। यहाँ तो मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। इतनी बड़ी चीज है, तो वो बड़ी मुश्किल से बेचारे अभी थानेदार होकर के आए हैं। 1-2 महीना उनको हो रहा है, 1-2 महीना भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, मुझे जो याद है जितना, तो 1-2 महीने से ज्यादा नहीं हुआ उनको यहाँ बेचारों को कोतवाल बने इस शहर में का। और परियोजना बंद कराने भेज दीजिए उनको, कल सुबह बेचारे की कुर्सी चली जाएगी। वैसे हो सकता है वो प्रसन्न भी हो इस बात से कि देहरादून वापस जाने का मौका मिलेगा, है ना। तो उनको प्रयास करना चाहिए कि वो परियोजना काम रुकवाने जाए। लोगों का तो साफ तौर पे कहना है ब्लास्टिंग अभी जो है, कल परसों भी जो हम भले उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके की वीडियो भी सामने आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि ब्लास्टिंग अभी भी जारी है। नहीं, ये तो कौन रुकवाएगा? रोकना सुनिश्चित कौन करेगा? इसीलिए तो मैं सवाल उठा रहा हूँ कि भाई क्या एक इंस्पेक्टर रोक सकता है? उसके पास ये शक्ति है कि वो जाकर के रोके? तो वो तो नहीं रोक सकता जब तक कि ऊपर से भारत सरकार सीरियसली इसको नहीं लेगी, जब तक कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भारत सरकार से ना कहें कि इसको रुकवाइए, इसको बंद करना चाहिए, ये परियोजना खतरनाक है। लेकिन वो कहेंगे कैसे? उनको भी अपनी कुर्सी का डर है, वो कैसे कह देंगे? तो इसलिए ये चलता रह रहा है, और ये तो परिपाटी हो गई इस प्रदेश में। क्या इस प्रदेश में तो है ही कम से कम कि ऑल वेदर रोड बन रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ऑल वेदर रोड का काम बंद। हमने देखा कि एक दिन भी काम नहीं रुका, सड़क पर काम चलता रहा। तो उसी तरह से ये ब्लास्ट करके एक तरह से अपने ये हमारे सीने पर डायनामाइटों के प्रहार से अपने लिए ऊर्जा हासिल करना चाहते हैं, हमारे सीने पर ईंट गारा भर करके अपने लिए चमकता भविष्य, चौंधियाता भविष्य चाहते हैं। ये हो रहा है। इन तमाम परिस्थिति में एक चीज और जो देखने को मिल रही है कि हमें 2 तरीके के पर्यावरणविद अब सामने आने लगे हैं, 2 तरीके के भूवैज्ञानिक भी सामने आने लगे हैं। सरकार को अपने बचाव करना होता है तो वही भूवैज्ञानिक जो पहले अपनी रिपोर्ट में ये तमाम चीज़ें बता चुके हैं, वही अब बचाव में कुछ और कह रहे हैं। पर्यावरणविद भी सेम इसी तरीके का लब्बो-लुआब हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, पर्यावरणविद तो हमारे यहाँ असल में जितने भी लोग हैं तो वो सब सरकारी किस्म के पर्यावरणविद हैं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा नाम है उनका, किन्हीं समयों में हम बड़ा सम्मान भी करते हैं। लेकिन वो जब ऐसा कठिन समय होता है, जब पक्ष लेने की बारी आती है, तो वो पक्ष लेना नहीं चुनते, वो खामोश रहना ही चुनते हैं। वो पेड़ लगाने का उपदेश तो देते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, जंगल बचाना चाहिए, लेकिन जब सरकार अंधाधुंध पेड़ काटती है, जब अंधाधुंध पहाड़ का सीना चीरा जाता है, तब वो कुछ नहीं कहते। तो पर्यावरणविदों की स्थिति है। लेकिन भूवैज्ञानिकों में कल भी किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई कुछ सरकारी भूवैज्ञानिक हैं, कुछ जनता के भूवैज्ञानिक हैं। असल में तो जब आदमी सरकार की कमेटियों में जा रहा है, जब वो सरकारी भूवैज्ञानिक जब सरकार की कमेटी में जा रहा है, तो वो 2 काम एक साथ कर रहा है। एक तो वो रीढ़ की हड्डी बाहर छोड़ दे रहा है, और दूसरा वो विज्ञान भी बाहर छोड़ करके चला जा रहा है।
तो वो वहाँ अंदर उस सरकार की कमेटी में केवल स्टेनोग्राफर है, स्टेनो है। वो सरकार डिक्टेट करती है कि परियोजना को ऐसा बनाना है और इसके लिए तुम बताओ कि तुम्हारे ज्ञान का क्या उपयोग हो सकता है। तुमको ये देख करके नहीं आना है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है, बल्कि ऐसी रिपोर्ट हमको चाहिए, तो ऐसी रिपोर्ट दो। तो वो क्या करते हैं कि अच्छा किसी का थोड़ा ज़्यादा विज्ञान कुल बुलाएगा, नहीं पूरा बाहर नहीं छोड़ पाया, रीढ़ की हड्डी पूरी बाहर नहीं छूटी, लेकिन जो सुख सुविधाएं हैं उन्होंने भी जोर मारा, तो उसके बीच में कुछ कुछ गोल मोल लिख देगा, लेकिन साफ साफ नहीं दिखेगा। तो लेकिन वैज्ञानिक के, भूवैज्ञानिक के स्टेनोग्राफर होने से पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं। स्टेनोग्राफरों की कमी नहीं है, लेकिन रीढ़ वाले वैज्ञानिक जो सरकार के सामने खड़े होकर के जब तक नहीं कहेंगे कि नहीं ये परियोजना नहीं बनाना, ये विनाशकारी है, इसका हम विरोध करते हैं, तो तब तक तो ये तबाही में उनका जिम्मा भी है। अगर लोगों के घर मकान दरक रहे हैं तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। अगर लोगों की मौतें होंगी या जिन परियोजनाओं में लोगों की मौतें हुई तो उनके हाथों पर भी खून है। वो जो सुख सुविधाएं उन्होंने हासिल की वो उन लोगों के खून से सनी हुई हैं, ये मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूँ। जाहिर तौर पर ये तमाम हालात जो हैं वो जोशीमठ के अंदर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक विस्थापन से लेकर के तमाम परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। इस आंदोलन में हम लगातार जो है वो बने हुए हैं। इन तमाम हालातों में पल पल की जो भी अपडेट होंगी वो हम अपने वीडियो ब्लॉग के ज़रिए आपको लगातार बताने की कोशिश करते रहेंगे।